नमस्कार, आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। दिल्ली में शपथ से पहले बीजेपी एक्शन मोड पर है। बीजेपी ने वो सभी कामों को तवज्जो देने का फैसला किया है जिसे लेकर पार्टी चुनाव मैदान में उतरी थी और जीत भी हासिल की। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सरकार के जीतने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में यमुना को लेकर लिया जाएगा बड़ा फैसला। पहली कैबिनेट की बैठक में यमुना रिवर फ्रंट बनाए जाने फैसले को मंजूरी मिलेगी। यमुना में सफाई के लिए किनारों पर एसटीपी बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से यमुना नदी में बहने वाले पानी के फ्लो को बढ़ाया जाएगा और पाकिस्तान जा रही सारी नदियों और सरप्लस और व्यर्थ पानी को यमुना नदी में छोड़ा जा सकता है। साथ ही अन्य सहायक नदियों को भी यमुना नदी में छोड़ा जा सकता है ताकि यमुना नदी का फ्लो बना रहे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे चीफ एंड एडिटर प्रदीप शर्मा, अभिषेक त्रिपाठी जो कि बीजेपी नेता हैं, रतन तिवारी जो कि कांग्रेस नेता हैं। आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज चैनल पर। प्रदीप जी बताइए, बीजेपी नेता जिन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरी थी, चुनाव में जीतने के बाद एक्शन मोड में दिख रही है। बीजेपी उस हिसाब से सरकार बदलने के बाद कितना कुछ और क्या कुछ बदलाव दिल्ली में देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल श्रद्धा, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिस तरीके से अब बीजेपी वहां पर लगातार मुख्यमंत्री के को लेकर चर्चा, लगातार बैठकों का दौर जारी है। आरएसएस और बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके बीच कई दौर बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला स्पष्ट रूप से नहीं आया है। हालांकि सूत्रों से जो जानकारी सामने निकल कर आई है कि रविवार को फिर से एक बार बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें दिल्ली में 48 जो विधायक जीत के आए हैं वो सभी विधायक शामिल होंगे, जिसपे ये चर्चा की जाएगी कि विधायक दल का नेता कौन होगा, वहां दिल्ली का सीएम कौन होगा और कैबिनेट में कौन कौन से मंत्री और कौन कौन से विधायक को शामिल किया जाएगा। उन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। हालांकि इसके पहले ही बीजेपी जो है पूरी तरीके से एक्शन मोड पर है, क्योंकि लगातार जो वादे, चुनावी वादे थे, उसको लेकर बीजेपी उसको कार्यान्वित करने के लिए दिशा में काम कर रही है। क्योंकि बीजेपी ने जो चुनाव के दौरान वादा किया था और कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जनता है इस बार केजरीवाल को पूरी तरीके से नकार दिया है, उसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। क्योंकि पिछले 10 साल से जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और करीब 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली में सत्ता में वापसी की है, तो ऐसे में बीजेपी पूरी तरीके से सतर्क है। यमुना रिवर की बात करें या आयुष्मान की बात करें या तमाम मानसून से निपटने की तैयारियों को लेकर खाका तैयार करने के लिए मुख्य सचिव को आदेश दे दिए गए हैं। मुख्य सचिव तमाम अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं। हालांकि एक बड़ी खबर यह है श्रद्धा, जो सूत्रों से, बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि इस बार दिल्ली में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। इसके पहले अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में 2-2 उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब दिल्ली में भी इस बार बीजेपी जो है 2 उप मुख्यमंत्री रखने का प्लान कर रही है। क्योंकि इसके जरिए बीजेपी जाति और समुदायिक समीकरण को भी साधने की पूरी कोशिश में है। कहीं ना कहीं रविवार को जब विधायक दल की बैठक होगी उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री के नाम में सबसे पहला जो रेस में सबसे पहला नाम है वो है प्रवेश वर्मा का, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराया है। दूसरा नाम मनोज तिवारी का भी आ रहा है, तीसरा नाम बांसुरी स्वराज का भी है और कई ऐसे नाम, बड़े चेहरे हैं जिनका नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री की रेस में सामने आया है। लेकिन फिलहाल दिल्ली में कौन होगा मुख्यमंत्री ये कहना अभी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी का समीकरण जिस तरह से हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान में देखा है कि बीजेपी जिनके नाम की चर्चा ज्यादा होती उन्हें हटाकर किसी और को एक नया विकल्प देने का जो बीजेपी की कार्यप्रणाली है वो अलग है। और इसलिए आने वाले समय में ये पता तब चल पाएगा और कुछ कहना कंफर्म होगा जब रविवार को विधायक दल की बैठक हो जाएगी और उससे क्या कुछ निकल कर फैसला सामने आता है। श्रद्धा, बढ़ते हैं रतन तिवारी जी की ओर। रतन तिवारी जी, आपको क्या लगता है कि बीजेपी की सत्ता वापस आ रही है 27 साल बाद दिल्ली में? क्या कुछ कहेंगे कि कांग्रेस के साथ गठबंधन न होने की वजह से क्या आम आदमी पार्टी हारी है? क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले जी, आप हमारे प्रदीप जी को नमस्कार करता हूँ। और जिस प्रकार आम आदमी पार्टी की सत्ता गई उसके पीछे कांग्रेस पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान था।
और हमने आखिरी कील ठोकने का काम किया। जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित जी के ऊपर अनाप-शनाप आरोप लगाकर उन्हें पराजित करने का काम किया, उसके बाद भी उनके ऊपर एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। उसी प्रकार जिस प्रकार उन्होंने गोवा में कांग्रेस के पीठ में खंजर घोंपा, जिस प्रकार हरियाणा में खंजर घोंपा, हिमाचल चले गए थे, मध्य प्रदेश चले गए थे, गुजरात विधानसभा चुनाव में भी हमें काफ़ी नुकसान पहुँचाया। तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल करने का हमेशा से काम किया। इस बार राहुल गांधी जी ने यह तय किया था कि विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को घर पे पहुँचाना है। कार्यकर्ताओं ने जमकर मेहनत की, खूब मेहनत की। हम एक भी सीट नहीं जीत पाए, लेकिन हमारा जो वोट परसेंटेज है निश्चित तौर पे बढ़ा है और आम आदमी पार्टी दिल्ली में आज बाहर हुई है, कल पंजाब में बाहर होगी और भारतीय जनता पार्टी को आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ कि दिल्ली में यमुना की बात हो रही थी, यमुना साफ हो। दिल्ली में जो ₹2500 महिलाओं के खाते में जमा करने की बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी ज़िक्र कर रहे थे कि ये फरवरी चल रहा है, जैसे ही मार्च स्टार्ट होगा तो ₹2500 खाते में आ जाएँगे। तो उनको जितने भी वादे हैं वो पूरे करें और उस वादे को पूरा करवाने में, उस ध्यान को केंद्रित करने में कांग्रेस पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्रद्धा जी। जी क्या कहेंगे कि जिस वादों को लेकर बीजेपी दोबारा सरकार में आई है 27 साल बाद दिल्ली में, क्या कहेंगे कि क्या बीजेपी अपने मुद्दों पर खरी उतरेगी? जो उन्होंने स्कीम्स लॉन्च की है दिल्ली में कि बहनों को इतने पैसे दिए जाएंगे, लाडकी बहन योजना, लाडका भाऊ योजना, आयुष्मान कार्ड, इतनी सारी घोषणाएं जो चुनाव प्रचार के दौरान की जा रही थी, क्या कुछ वो अपने मुद्दों पे खरे उतरेंगे? श्रद्धा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हम शुरू से कहते आए हैं, ये जुमला देने वाली पार्टी है। राजस्थान में उन्होंने ₹450 गैस सिलेंडर देने का वादा किया था और राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रदीप जी जानते होंगे बड़े-बड़े बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगा दिए गए थे। लेकिन आज भी राजस्थान की बहनों से पूछेंगे तो 450 का गैस सिलेंडर उन्हें नहीं मिल रहा है। तो दिल्ली में भी वो ₹500 का गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे थे। मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी वादों की झड़ी लगी थी। जहाँ तक मुझे याद है प्रदीप जी को याद होगा 1 किलो परिवार को 1 किलो देसी घी देने की बात थी। वो देसी घी का ज़िक्र आज तक कोई नहीं करता है। तो दिल्ली में वादे जो किए गए हैं, वो उस वादे को पूरा करने में मुझे तो संदेह लगता है क्योंकि प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोज़गार देने वाले थे, 15-15 लाख देने वाले थे। विदेशों में काला धन जो जमा है, उसे लाने के लिए एसआईटी तक बना लिए थे, 2014 में अपनी पहली कैबिनेट में। तो वादे बहुत सारे हुए हैं, लेकिन मैं शुभकामनाएँ देता हूँ, उन्हें सद्बुद्धि मिले भाजपा के लोगों को कि जल्दी से जल्दी वादे पूरे करें और कुछ न कर पाएँ तो ₹2500 हमारी बहनें के खाते में ज़रूर डालें। जी, महाराष्ट्र में पहले तो सारी महिलाओं, बहनों को उनकी अमीरी रेखा, गरीबी रेखा कुछ देखी नहीं गई। सारी महिलाओं को जो है लाडकी बहन योजना का लाभ मिल रहा था। लेकिन अभी-अभी एकनाथ शिंदे ने बयान दिया, सीएम फडणवीस ने भी कहा कि जिनके महिलाओं के पास 2 पहिया, 4 पहिया है, उन महिलाओं को इन लाभार्थियों से निष्कासित कर दिया गया है। यानी कि संख्या घट गई है। तो इसे आप कैसे देखते हैं कि क्या चुनावी जुमले दिखाकर बीजेपी ने पहले महाराष्ट्र में अपनी सरकार बिठा दी, लोगों को आकर्षित किया और वोट ले लिया। उसके बाद में जो अमीर महिला थी उनको निकाल दिया गया, खाली अभी गरीबों को पैसे दिया जाएगा। कितने सहमत हैं आप इससे? जैसा कि अभी आप बोल रहे हैं कि बीजेपी जुमला दिखाती है, क्या कहेंगे उन महिलाओं और बहनाओं को? श्रद्धा जी, मैं आपको बता दूँ कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हुआ था। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट पे आके खड़ी हो गई। हुँ, उन्हें महाराष्ट्र की जनता ने नस्त-नाबूद कर दिया। तो उस हार को बचाने के लिए उन्होंने विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने लाडली बहन योजना लाई और उन्होंने ऐसे लोगों के खाते में पैसे डालने शुरू किए जिसका राशन कार्ड भी नहीं है। मेरे पास 50 से 60 नाम वसई विरार से आते हैं, जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। जिनका राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड के ऊपर व्हाइटनर से नाम चढ़ा के पेपर लगा दिया गया और सारे लोगों को पैसे आ गए। तो कहीं न कहीं चुनाव जीतने के लिए वो झुंझुना पकड़ाया गया, लोगों के खाते में पैसे डाले गए या यूँ कहें कि वोट के बदले नोट दिया गया और आज अगर आप उन लोगों को परिपक्व और उन लोगों को आप पैसा दे रहे थे तो 10-12 लाख, 15 लाख लोगों के नाम क्यों कट कर रहे हैं? क्या ये चुनावी जुमला था आपका या वोट लेने के लिए उनके खाते में पैसे डाले गए या तो पहले ही उनको छान-बीन करके पैसे नहीं डालने चाहिए थे? हाँ, ये तो आप रतन सही जी, कह रहे हैं कि पहले मेरा छानबीन आपसे करके फिर सवाल है। पैसे डालने चाहिए थे।
रतन जी, मेरा आपसे सवाल है, अभी आपने कहा कि दिल्ली में बीजेपी को जिताने और अरविंद केजरीवाल को हराने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अहम भूमिका निभाई है। आपके पीठ में लगातार कई जगह पर कई राज्यों में खंजर भोंके गए। आपने कहा कि हरियाणा में खंजर भोंका गया, गोवा में खंजर भोंका गया। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी के साथ आपकी पार्टी इंडिया गठबंधन में क्यों शामिल हुई? मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। देखिए प्रदीप जी, जब इंडिया अलायंस बन रहा था तो इंडिया अलायंस में सारे नेताओं का ऐसा विचार था, ऐसा मन था कि समान विचारधारा वाली जो पार्टी है एक साथ आए, क्योंकि संविधान की बात है और संविधान बचाने की बात है, लोकतंत्र को बचाने की बात है। और तमाम विपक्षी पार्टी के ऊपर ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी, फर्जी केस में उन्हें फंसाया जा रहा था। उस कारण सारे विपक्ष के नेता गोलबंद हुए, एक मंच पे एक साथ आए। लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब में लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी के होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल लोकसभा में सारी की सारी सीट पे चुनाव लड़ गए। कांग्रेस पार्टी उन्हें कहती रह गई कि आप 1-2 सीट ले लीजिए, चुनाव लड़िए, लेकिन नहीं माने। कांग्रेस अलग लड़ी, हम आम आदमी पार्टी अलग लड़ी, कांग्रेस पार्टी का फिर भी सीट अच्छा आया। दिल्ली में गठबंधन हुआ, पूरे पूरे सिस्टम को देखेंगे, दिल्ली में गठबंधन हुआ, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अवसरवादी राजनीति कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल करने की बात कर रहे थे। तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने इन्हें इनकी औकात सही जगह पे लाके खड़ा कर दिया। मानते हैं कि आखिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार की एक्चुअल वजह क्या है? क्योंकि 10 सालों में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने विकास किया है, हमने लोगों को शिक्षा, पानी और मेडिकल, जैसे मोहल्ला क्लिनिक थी, 200 लीटर पानी फ्री था, बिजली का बिल माफ था। क्या लगता है कि जनता ने कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है और उनकी इस योजना को कहीं ना कहीं लेने से मना कर दिया? देखिए अरविंद केजरीवाल, उन्होंने दिल्ली में दिल्ली के लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया। जो वादे किए थे उस वादे को फुलफिल करने का काम नहीं किया। और कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से उस मुद्दे को उठाया। जितने शराब की जो बात थी, उस शराब की बात को हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की यूनिट ने मजबूती से घर घर तक पहुंचाया और ये बताने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल दिल्ली को लूटने का काम कर रहे हैं, दिल्ली को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि अगर ये कहेंगे, भाजपा के लोग भी अगर कहेंगे कि हमने हरा दिया, कांग्रेस पार्टी ने नहीं हरा दिया, तो आप पूरे हर विधानसभा के चार्ट को उठा के देखेंगे कि जहां पे कांग्रेस पार्टी ने 4,500 वोट लिए हैं, वहां आम आदमी पार्टी ने 2,000 वोट से हार गए हैं चुनाव। तो पूरे विधानसभा में कम से कम 30 से 35 सीट ऐसी है जो कांग्रेस पार्टी ने उनको हराने का काम किया, उनको सही जगह लाने का काम किया है। हमने निश्चित तौर पे सही मायने में शीला दीक्षित जी का बदला लेने का काम किया है। और कहीं ना कहीं फिर अरविंद अगर ऐसा केजरीवाल था को तो बहुत दिल्ली में अहंकार भी हो गया था कि उन्हें दिल्ली में कोई नहीं हरा सकता। उन्होंने एक बयान दिया था रैली में कि मोदी को उन्हें दिल्ली में हराने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। देखिए वो वीडियो। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। तो देखिए कितने अहंकार भरे हुए हैं इनके अंदर कि इनकी दिल्ली में इनको कोई आके हरा नहीं सकता, मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा इनको हराने के लिए। तो आप दोनों क्या कुछ कहेंगे कि राजनीति के साथ साथ में 10 साल सत्ता पे रह के क्या किसी आदमी के अंदर, जिसने अपने राजनीति करियर की शुरुआत इतने मामूली जगह से की हो, 10 साल में इतना अहंकार, क्या कुछ कहेंगे? श्रद्धा जी, घमंड तो रावण का भी टूट गया था, ये तो अरविंद केजरीवाल है। आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठ के हुई थी। जो अन्ना हजारे, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल जी की फोटो मीडिया डोमेन में और सोशल मीडिया के डोमेन में दिखाई देती है। तो इनकी उत्पत्ति हुई थी और यह दोनों, मैं शुरू से कह रहा था, ये दोनों ए और बी टीम है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है और यह घमंड इनका टूटा है। आज अरविंद केजरीवाल का घमंड टूटा है, कल नरेंद्र मोदी जी का घमंड टूटेगा, क्योंकि यह भारत है। इस भारत की जनता सबको बराबर समय देती है। कांग्रेस पार्टी की कमियां रही, कांग्रेस पार्टी की कुछ गलतियां रही, हमको जनता ने सबक सिखाया, लेकिन अब आने वाले समय में इन लोगों की बारी है। रतन जी, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें 240 आई और राहुल गांधी की सीटें यानी कि कांग्रेस की
90 सीटें आई, तो उस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को लोकसभा से विधानसभा तक में इतना बदला और जनता का भरोसा जीता कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। और 90 सीट पाके राहुल गांधी इतने खुश हो गए कि वो विधानसभा तक में कोई बदलाव नहीं ला पाए। तो क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इसे आप? जैसे अभी आप बोल रहे हैं सबसे कि पहले मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी सबसे का भी पहले मैं गवर्नमेंट आपको टूटेगा। सबसे पहले मैं आपको दुरुस्त कर दूं, कांग्रेस पार्टी की 99 सीट आई है। हाँ, और 99। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि एक सांगली की जो सीट है विशाल पाटिल, वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो इंडिपेंडेंस लड़ रहे थे, हम मांग रहे थे, वो भी सीट अगर जोड़ देंगे तो 100 हो जाती है। और एक पप्पू यादव की सीट है पूर्णिया से, वो भी कांग्रेस पार्टी में है और कांग्रेस पार्टी छोड़े नहीं है, 101 सीट हो जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से नैरेटिव सेट किया था कि हम 400 पार लेके आएंगे, उनके तमाम नेताओं के बयान आ गए, हेगड़े हो गए, तमाम नेताओं के बयान आ गए कि हम संविधान को बदल देंगे। हमने संविधान की बात की, जी। लोकतंत्र की बात की, मुद्दों की बात की। उस मुद्दे के आधार पे जनता ने हमको 44 से 100 के पार कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी जो 303 पे अटकी हुई थी, वो 240 पे आ गई। आज वो बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। एक तरफ नायडू है, एक तरफ नीतीश कुमार है। वो दोनों बैसाखी जिस दिन हट जाएगी, सरकार गिर जाएगी। और आपको बता दूं कि आज आपके चैनल पे मैं बता दूं कि 2 से 4 दिन का समय मैं दे रहा हूं। 2 से 4 दिन में कई प्रदेश के चेहरे बदल दिए जाएंगे, क्योंकि संगठन पे काम हो रहा है। राहुल गांधी जी इस पे पैनी नजर बना के बैठे हैं। जल्दी से जल्दी पूरे भारत के कई प्रदेश के संगठन में बदलाव देखने को मिलेगा। रतन जी, मेरा आपसे सवाल है, जिस तरीके से आपने कहा कि ए और बी, भारतीय जनता पार्टी ए और आम आदमी पार्टी बी टीमें हैं, दोनों लगातार एक दूसरे मतलब जनता को ठगने का काम कर रही हैं। क्या वजह मानते हैं कि कांग्रेस अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रही है, या जो उनका संकल्प पत्र था वो शायद दिल्ली की जनता को समझ में नहीं आया? यही वजह है कि पिछले 2 चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस का परिणाम रहा, इस बार भी वही हाल हुआ। देखिए प्रदीप जी, कांग्रेस पार्टी का एक अपना इतिहास है। 140 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास भी आपको पता है। ये जनसंघ, हिंदू महासभा, तमाम बार ये पार्टियां ने अपना नाम बदला और पार्टियां खत्म हो गई। देखिए, मुझे जी। पता है कि 2012 में मैं पूना में, लोनावला में एक कार्यक्रम में था। उस कार्यक्रम में जगदीश टाइटलर थे। जगदीश टाइटलर केंद्रीय मंत्री रहे हमारे। उन्होंने कहा था कि जी। अगर कांग्रेस पार्टी भी झूठ बोल दे, ये 15-15 लाख की बात कर दे, आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी 15 लाख रुपए देने की बात कर रही है, हमारी सरकार है, हम कह देंगे भैया 2014 में सरकार बनवा दीजिए, हम आपके खाते में 20-20 लाख डाल देंगे। तो जनता हमें एक बार वोट दे देगी, लेकिन जनता जिस दिन गुस्सा दिखाएगी तो वो पार्टी 25-50 साल तक दिखाई नहीं देगी। तो हमने कभी भी झूठ बोलने का काम नहीं किया, हमने सत्य बोला है। और सत्य के आधार पे सत्यमेव जयते का नारा देके लोकतंत्र और संविधान की बात करते हैं और सच्चाई पे चलते हैं। और आपको मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी अमर पक्षी है। जिस दिन हम सत्ता में लौटेंगे तो 25-30 साल तक हम घिसकने वाले नहीं है, क्योंकि जनता का भरोसा हम जीतने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के बीच में राहुल गांधी जी दौड़ लगा रहे हैं, जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। सत्य सत्य होता है, लेकिन सत्य को जीतने में थोड़ा समय लगता है। बढ़ते हैं चलिए बीजेपी हमारे नेता साथ की ओर। बीजेपी प्रवक्ता अभिषेक, बोलिए प्रदीप जी। बीजेपी प्रवक्ता अभिषेक त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, दिल्ली में सीएम कौन होगा? क्योंकि इस बार आपने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 27 साल बाद कमबैक हुई है दिल्ली में बीजेपी, और दिल्ली को अब मिनी भारत बनाने का भी संकल्प बीजेपी ने लिया है। देखिए प्रदीप जी, बहुत बहुत ही अच्छी ऐतिहासिक जीत है, जैसा कि आपने बोला, और बहुत ही अच्छी मेजोरिटी के साथ हम आए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बोल रहे थे कि 19-20 कट टू कट फाइट होगा। डबल और हाफ का डिफरेंस है, और कांग्रेस तो पूरी तरीके से साफ है। ये तीसरा कांग्रेस का इलेक्शन है, 2015, 2020 और फिर 2025, जिसमें उनकी 0 सीट आई है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि क्या स्थिति है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी अपना मुख्यमंत्री का जो हमारे कैंडिडेट है उनका नाम घोषित करेगी, और बहुत अच्छे से शपथ समारोह होगा। और इस जीत के मायने बहुत है। इस जीत के मायने सच्चाई है, इस जीत के मायने झूठ का खात्मा है, इस जीत के मायने फरेब का खात्मा है, इस जीत के मायने मोदी जी का चेहरा है, इस जीत के मायने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अटक प्रयास, एक बहुत ही अच्छा कोशिश
अभिषेक जी, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अथक प्रयास है और ये जीत एक ऐतिहासिक जीत है। कांग्रेस प्रवक्ता रतन तिवारी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि आम आदमी पार्टी को हराने में कांग्रेस ने पूरी तरीके से इस बार गठजोड़ किया है। कांग्रेस का श्रेय जाता है बीजेपी को इस जीत दिलाने में, और बीजेपी और आम आदमी पार्टी ए और बी टीम है। ये सिर्फ जुमला देती है, झूठ बोलती है। देखिए हर किसी को पता है दिल्ली में कौन सी दो प्रधान पार्टी हैं जो आपस में चुनाव लड़ती हैं। अब तीसरी पार्टी क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, और किसका वोट काट रही है और किस तरीके से आ रही है। अगर कांग्रेस का थोड़ी भी अहमियत होती तो कम से कम एक सीट तो 3 चुनाव में लाए। ये 11वां साल था, 3 चुनाव था, तो एक सीट तो लाना चाहिए। इस विषय पे ज्यादा डिस्कशन करके मुझे नहीं लगता कोई चीज हासिल होगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा है कि एक ऐतिहासिक जीत है, बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक के कार्यकर्ताओं की जीत है, संघ के कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी जी की जीत है, अमित शाह जी के मेहनत की जीत है। तो ये सबकी जीत बिल्कुल बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का जीत है अभिषेक जी। रतन जी, बिल्कुल अहमियत ही नहीं है। जिस तरह से अभिषेक त्रिपाठी जी ने कहा कि अहमियत नहीं है, अभिषेक जी हम फिर आपके पास आएंगे, लेकिन रतन जी से इसका कोट ले लेते हैं कि अगर अहमियत होती तो एक भी सीट जीत के आती। देखिए, अभिषेक जी को तो कांग्रेस पार्टी को बधाई देना चाहिए, जिस प्रकार मैंने बधाई दिया इनको शुरुआत में। देखिए, अभिषेक जी को ये मालूम होना चाहिए कि अगर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी साथ में लड़ गए होते तो इनको भी पता है और प्रदीप जी आपको भी पता है कि इनकी 5-7 सीट पे इनकी मतलब सिस्टम में आ जाते हैं ये, और सरकार बनाने की स्थिति में दूर दूर तक नहीं होते। कांग्रेस पार्टी ने अपने दम पे चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी का एक टारगेट था, एक मिशन था कि अरविंद केजरीवाल जी को घर पे बैठाना था। हमने अपना काम कर दिया, उसका फायदा आपको हुआ, आपको मैं बधाई देता हूँ। देखिए रतन जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए चुनाव मैदान में आई है? क्या कांग्रेस पार्टी को किसी ने मना किया है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन ना करे? वो तो इंडिया अलायंस में सब लोग हैं। लेकिन मेरा मुद्दा कहने का ये है कि ऐसा ऐसा सुनिए रतन जी, अगर ऐसा हो जाता कि वो साथ में लड़ते और वैसा हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो हुआ है हम उस विषय पे बात करेंगे, हम तथ्य पे जाएंगे, हम फैक्ट पे जाएंगे, और आज जो जो स्थिति है उसका हम सामना करेंगे कि अगर वो लोग मिल के आते तो हम कहाँ होते, भारतीय जनता पार्टी कहाँ होती। उसके उसका उसका कोई विश्लेषण ही नहीं है आज की तारीख में। मैं खाली ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं फिर भी बधाई दूंगा चलिए कांग्रेस को कि तीसरी बार 0 सीट लाई है, लेकिन क्या वो हमारे लिए बलिदान दे रहे हैं और हमारे लिए त्याग दे रहे हैं? तो नहीं, वो चुनाव में है ही नहीं। 0 सीट ये दर्शाता है कि कांग्रेस चुनाव में है ही नहीं। मैं जवाब दे देता हूँ। त्रिपाठी जी, दिल्ली में बीजेपी इतनी जल्दी में है कि सीएम का चेहरा अभी घोषित नहीं किया गया, लेकिन अपने कामों को लेकर एक्शन मोड में दिख रही है। यमुना नदी की सफाई चालू है, क्या कुछ कहेंगे? इतने साल केजरीवाल दिल्ली में रह के यमुना की नदी साफ सफाई नहीं हुई, लेकिन केजरीवाल सीएम चेहरा घोषित करने के पहले ही काम चालू कर दिया है। क्या दिखाना चाहती है बीजेपी सत्ता में आने के बाद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो मैनिफेस्टो था, और इतने साल से जो केजरीवाल मूर्ख बना रहे हैं दिल्ली की जनता को और देश में गलत प्रचार कर रहे हैं। 2015 में बोले थे यमुना साहब, फिर 2019 में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि बोले कि अगर अगली बार नहीं करूंगा तो मुझे वोट मत दीजिएगा। फिर अभी उन्होंने फिर से 2025 में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 24 के अंत में कि मुझे नहीं मिलेगा। तो जनता ने दिखा दिया कि भाई आप सही हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, हम आपको वोट नहीं करेंगे, और उन्होंने वोट नहीं दिया। तो ये समझने की बात है कि आप थोड़े टाइम के लिए इस जीवन में, इस दुनिया में लोगों को झूठ बोल के चला सकते हो, लेकिन झूठ हमेशा नहीं चल सकता। अंत में सत्य की जीत होगी। दिल्ली की जनता लोकसभा में हमेशा से तय करती आ रही है, सातों की सातों सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए, अब विधानसभा के लिए भी तय कर दिया उन्होंने। रतन जी क्या जवाब देंगे अभिषेक त्रिपाठी जी का? देखिए, अभिषेक जी को मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी का अगर वीडियो आप देख लेंगे और नरेंद्र मोदी जी का वीडियो देख लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों जुड़वा भाई हैं। एक प्रधानमंत्री कहते थे कि अगर हमें 100 सरकार बनाने का मौका दे दीजिए, 100 दिन में हम काला धन नहीं लेके आएंगे। अगर काला धन नहीं ला पाए तो किसी चौराहे पे खड़ा करके मुझे जो सजा देना हो मुझे मंजूर है। यही प्रधानमंत्री 15 लाख की बात करते थे अभिषेक जी, यही प्रधानमंत्री अच्छे दिन की बात करते थे, 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, किसानों के एमएसपी भी बात करते थे।
मैं आपको ध्यान केंद्रित कर दूं अभिषेक जी, मुझे याद है कि वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, और दिल्ली में जंतर मंतर पे किसान धरना कर रहे थे, और वो कह रहे थे आके कि देखिए दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रधानमंत्री कार्यालय के बगल में किसान बैठा हुआ है, और देश के प्रधानमंत्री मौन व्रत धारण करके बैठे हैं, हमारी सरकार बनवा दीजिए, हम आपको एमएसपी का कानून बना के देंगे। एमएसपी नहीं बना पा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी और अरविंद केजरीवाल जी दोनों का वीडियो आप 5 साल 10 साल पुराना देखिए, तो आपको लगेगा और आपको हंसी भी आएगी, ये कुंभ मेले में घूम गए ये दोनों जुड़वा भाई है। आपने आपने काले धन की बात की रतन जी, सबसे बड़ा काला धन को खत्म करने का नोटबंदी था। ये आज तक इस देश में वो इस तो तरीके पूरे से खुले पैसे आ गए तरीके से अभिषेक बात जी, नोटबंदी के नहीं, पूरे 99.99 पैसे अरे रिकवर हो गए। अरे हम उसकी बात कर रहे हैं यही जो तो जरूरी था। प्रधानमंत्री जी आंकड़ा बताते थे, आप रतन जी इतने सुनिए, लाख रतन जी हजार ये देश करोड़ का आप बता रहे रुपए हैं, कांग्रेसियों आप के देश विदेश का में बता जमा रहे हैं है, 99%, वो हम पैसा देश में लाएंगे, 99% आप उसके बता लिए रहे हैं, एसआईटी बना लेकिन जो दिए थे, पाकिस्तान हम उसकी बात कर रहे हैं, वो नोटबंदी में बताइए ना। सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान का हुआ, सबसे बड़ा नुकसान नोटबंदी का फिर आप पाकिस्तान का पाकिस्तान पे आ गए, अब ये बांग्लादेश नहीं, पे ये आ जरूरी है जाएंगे, समझना, अब अफगानिस्तान पे ये आ जरूरी जाएंगे। है समझना। लोग समझ नहीं रहे ये बात कि जो जितने बड़ा बिजनेस उन्होंने फर्जी नोट का खोल रखा था और हमारी इकोनॉमी गिर रही थी जिस वजह से, ये सबसे बड़ा घाटा वहां पे हुआ है। असर यहाँ पे लोगों को तो हुआ ही है, बहुत से लोगों को, लेकिन असर बहुत बड़ा विदेशी ताकतों का भी उनके गिरावट में आया है। ये समझना बहुत जरूरी है। और जितनी चीजें मोदी जी आप बताइए बोलते ना, हैं एसआईटी या प्रदेश के एसआईटी मुख्यमंत्री अभिषेक जी बोलते हैं, बनाई गई थी कि नहीं? आप बताइए ना, प्रधानमंत्री जब वो शपथ लिए थे उसके बाद एसआईटी गठित हुई थी काला धन लाने के लिए। आप बताइए ना, मीटिंग हुई थी कि नहीं? वो एसआईटी कहाँ गायब हो बिल्कुल गई? विदेशों में जो काले धन नहीं, का आंकड़ा प्रधानमंत्री जी बताते थे, चीख चीख के चिल्लाते थे, और कांग्रेसियों का नाम गिनाते थे, इनके इनके पैसे हैं, उनको जेल में डालने का काम करेंगे। आप बताइए ना, वो क्या जुमला चिदम्बरम को था या डाला ना जनता जेल, के साथ झूठ बोला जा रहा था? चिदम्बरम जी को डाला ना जेल, वो फाइनेंस चलिए चलिए, मिनिस्टर मुझे थे ऐसा इतने लगता है टाइम ना तक। कि मुझे ऐसा लगता है रतन जी और अभिषेक जी, हम लोग ट्रैक से अलग जा रहे हैं, क्योंकि आज मुद्दा है दिल्ली में सीएम कौन होगा। दिल्ली के विकास के लिए जिस तरह से योजनाएं कार्यान्वित करने की बीजेपी की पहल की गई है, इस पर चर्चा करेंगे। अभिषेक जी, एक सवाल आपसे है कि अक्सर हमने देखा है कि जब चुनाव होते हैं राज्यों में, तो प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। क्या वजह मानते हैं? बीजेपी के जीत का ये मूल मंत्र है? क्योंकि हमने जब भी देखा है, इस बार भी जिस दिन दिल्ली में चुनाव हो रहे थे, उस दिन प्रधानमंत्री जी गंगा में डुबकी लगा रहे थे महाकुंभ में, और सूर्य भगवान को जो है अर्घ कर रहे थे। वजह ये मानते हैं? क्योंकि अक्सर जब हमने देखा कि नेता चुनाव से पहले मंदिर जाते हैं, यहाँ तो चुनाव के दिन ही मोदी जी जाते हैं। नहीं, ऐसा है कि जब जब महीने भर की 2 महीने भर की एक चुनाव का जो एक समय होता है प्रचार का, जो जी कहीं जी कोई भी प्रदेश में हो या राष्ट्रीय हो, तो 1 महीना 2 महीने का एक मेहनत होती है, कॉन्सेंट्रेटेड। वैसे तो पूरे साल चलती है, लेकिन खास प्रचार के लिए महीने 2 महीने हम मानते हैं कि चला जाता है। जब वो खत्म होता है और चुनाव प्रचार का समय जो 2 दिन पहले खत्म होता है, उसके बाद मोदी जी जाते हैं और अभी महाकुंभ चल रहा है, हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व चल रहा है, और वो वहां पे डुबकी लगाए हैं। पूरा देश, पूरा विश्व देखा है, इतना अच्छे से वहां पे सब चीज हुआ है। तो वो वोटिंग वाले दिन चले गए तो क्या वोटिंग, और उस दिन भाई बहुत शुभ है, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी हमारे इस तरह दर्शा रहे हैं और सब लोगों को। वो खाली दिन होता है, उस दिन प्रचार होता नहीं है वोटिंग के दिन। तो आई थिंक उनका जाना बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा संकेत भी देता है पूरे देश में, पूरे दिन विश्व कहा दिल्ली वालों के लिए खाली दिन था या महाकुंभ में खाली दिन था? में। हाँ, वो आप फिर से बोलिए प्रदीप वो जी। दिल्ली वालों के लिए खाली दिन था या महाकुंभ के लिए खाली दिन था? नहीं, देखिए, एक दिल्ली ने तो अच्छे से वोटिंग की, हमने देख लिया। जी 59-60% की वोटिंग दिल्ली रही में है तो अच्छे और से बहुत वोटिंग हुई, आपकी सरकार बन गई, पूर्ण बहुमत में आप है, ऐतिहासिक जीत भी हुई है। रतन जी कुछ बोलना चाह रहे थे, रतन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। देखिए प्रदीप जी, मैंने सुदर्शन चैनल पे और तमाम बहुत सारे चैनलों पे ये मैंने बता दिया था कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी 5 तारीख को महाकुंभ जाने वाले हैं, जाने के पहले मैं बताया था कि देखिए वो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, मतदाताओं का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करना चाहते हैं, और मैंने कहा था कि यह चुनाव के मद्देनजर ये कार्यक्रम तय हुआ है। इन्होंने कहा उनका मन कर दिया चले गए, लेकिन नहीं, वो प्रधानमंत्री है, उनका कार्यक्रम महीने 2 महीने पहले तय किया जाता है।
कि वो कब जाएंगे। तो उन्होंने देख लिया था कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव में 5 तारीख को मतदान होने वाला है, उसी दिन वो वहां जाएंगे तो जनता का जो मिजाज होगा उनको देखने के बाद थोड़ा बदलेगा और उसका फायदा उनको हुआ। और ये लगातार प्रधानमंत्री मोदी चुनावी चुनावी पुलाव पकाने में माहिर है। और प्रदीप जी, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे शाही स्नान थे, क्या प्रधानमंत्री जी उस शाही स्नान में नहीं गए? शाही स्नान में भी जा सकते थे। 5 तारीख का उन्होंने जो समय लिया वो कहीं न कहीं जी दिल्ली में नहीं, यूपी को कैसे रतन चुनाव जी, जिताया जाए उसके लिए काम किया। ये बहुत अच्छा काम किया प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि शाही स्नान के दिन करोड़ों लोग होते हैं, श्रद्धा से पूरे देश विदेश सबसे आते हैं, और वो दिन चुनना उनके लिए, क्योंकि उनका एक प्रोटोकॉल होता है, वो चाहते हैं कि ऐसे दिन जाए जहां कम भीड़ हो, ताकि लोगों को कम असुविधा, एक प्रधानमंत्री के पहुंचने का एक प्रोटोकॉल है। अगर वो शाही स्नान पे जाएंगे तो जो 8-10 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ उस शाही स्नान में आ रहे हैं, ये उनके लिए असुविधा हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा समय था कि आप चुनाव से खाली हुए हैं और गए। और जैसा रतन जी, अगर आप बोल रहे हैं कि उनकी डुबकी लेने से और उस 5 तारीख से फर्क पड़ता है चुनाव में, अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है? हम कहाँ बोल रहे हैं कि कोई और कहीं और ना जाए, और लोग भी हैं, कहीं और चले जाओ 5 तारीख को, और आपके जाने से अगर फर्क पड़ता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर प्रधानमंत्री के डुबकी लेने से फर्क पड़ता है वोटिंग पे, ये आप कहना चाह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत है और इसमें किसी तरीके की कोई इलीगल चीज एक्टिविटी हो रही है। उन्होंने ये समय चुना है, वो चाहते तो 3 तारीख बसंत पंचमी के दिन भी जा सकते थे, लेकिन शाही स्नान को उन्होंने नहीं चुना है, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑलरेडी इतना आसान नहीं है प्रधानमंत्री का एक शहर में आना और शाही स्नान के दिन आना। बहुत से लोगों के लिए असुविधा के लिए हो सकता है, वो ये चीज सोचते हैं, समझते हैं, तब जाते हैं। और अगर इसको लिंक किया जाएगा वोटिंग वाले दिन से, तो मैं तो खुश हूं इस बात से, हर कोई खुश है, वोट मिला है और जीत हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल। रतन जी, अभिषेक जी, मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि अगर मुझे जेल भेजना चाहते होंगे तो ही झाड़ू का बटन न दबाएं और दूसरा बटन दबाएं। तो क्या दिल्ली की जनता उन्हें जेल भेजना चाहती है और बीजेपी की सरकार आ गई है तो क्या अरविंद केजरीवाल दोबारा जेल जाएंगे? क्या कुछ लगता है? देखिए, केस है उन पे दाखिल, लिकर स्कैम बहुत बड़ा है, वो जेल जा चुके, उनके उप मुख्यमंत्री जेल जा चुके, उनके और 1-2 नेता जा चुके, अलग-अलग स्कैमों में भी जा चुके। अगर तो अभी बेल पे बाहर है, वो बेल पे बाहर है, वो सबसे पहले तो उनको जेल हुई महीने भर तक उन्होंने रिजाइन नहीं किया, उससे भी ज्यादा। तो एक बिना रिजाइन किए मुख्यमंत्री जेल में था, अपनी जिद पे, अपने झूठ पे, अपने अहंकार पे। तो दिल्ली की पब्लिक देख रही थी, क्योंकि जब पब्लिक वोट करती है तो उसपे किसी का असर नहीं होता। उनको दिखाई देता है कि एक हट्टी, जिद्दी, बेईमान, झूठा, फरेबी, झूठे वादे करने वाला आदमी आज जेल में है और मुख्यमंत्री पद से रिजाइन नहीं कर रहा है। तो उनको भी दिखाई देता है, दर्शाता है। वो पहले 2 बार बहुत बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं, वो टाइम भी हमने देखा है, उसको हमने एक्सेप्ट किया है। ये टाइम भी हम देख रहे हैं, ये टाइम भी सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई आज हमारी जीत हुई है। क्यों जीत हुई है? क्योंकि एकदम बेईमान, झूठा इंसान जो दसियों साल से फरेब बातें करता आ रहा है, कभी तो पकड़ा जाएगा। कब तक मिस्टर नटवरलाल बने अभिषेक जी, घूमते रहोगे? हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को अपनी दिल्ली की जनता से इतना प्यार हो कि जेल जाने के बाद में वो अपनी जनता को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो रेजिग्नेशन नहीं दिया था और वो जेल से ही अपनी सरकार चला रहे थे। तो अगर ऐसी बात है तो फिर बाद में रिजाइन क्यों किया? बाद में जनता को छोड़ दिया क्या उन्होंने? अगर ऐसा मुद्दा है तो बाद में भी नहीं करते, बेल का वेट करते, मुख्यमंत्री बने रहने देते। मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं बनाया मुख्यमंत्री? क्यों आतिशी मारलेना को बनाया? क्यों मनीष मनीष सिसोदिया से सिसोदिया डर को भी था? तो सर आप लोगों ने जेल भेजा था। लेकिन वो पहले बाहर आ गए थे, चुने वो भी जा सकते थे मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन एक घबराहट होती है कि ये टेक ओवर कर लेगा आदमी, मैं जेल में रहूंगा, ये पार्टी हाथ में ले लेगा। तो डर कई तरीके के, अरविंद केजरीवाल इनसिक्योर आदमी है वो। तो समझना ये है कि उनको कभी किसी से प्यार नहीं रहा। अरे जो भाई अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाए कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा और उसके बाद तुरंत चुनाव लड़ ले 2 महीने में, तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो दर्शाता है कि उस आदमी की असलियत क्या है। बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार बहुत अच्छे से किया। अभिषेक जी, मेरा सवाल ये आपसे है, बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार बहुत अच्छे से किया, अपने शीर्ष नेताओं को दिल्ली में बुलाया, खूब चुनाव प्रचार प्रसार किया गया, खूब स्कीमें भी लॉन्च की गई, महिलाओं बहनों को स्कीमें देकर आकर्षण किया गया। हाँ, बहुत सी चीजें वहां पे दिल्ली में लाई गई, लेकिन उस वक्त मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और भी उनके जो शीर्ष नेता हैं वो जेल में थे। तो केजरीवाल को इतना अच्छा मौका, वक्त, समय
नहीं मिला प्रचार करने के लिए, आप लोगों ने अपना प्रचार बहुत अच्छे से किया, तो आपको ऐसा कहीं लगता नहीं कि ये कंपटीशन जो है वो बराबरी वालों के बीच होना चाहिए था? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सारे शीर्ष नेता तो अंदर ही थे, आपके सारे शीर्ष नेता चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो ये कंपटीशन कुछ ऊपर नीचे नहीं लगा आपको? बिल्कुल नहीं लगा। अगर आपके सारे नेता अंदर हैं और कोर्ट उनको अंदर कर रही है तो जरूर उनमें कोई खामियां है, जरूर कुछ बेईमानी है। ये आपकी गलती है कि आप जेल में हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं कि आपको चुनाव प्रचार के लिए हम आपको ईमानदार साबित करके बाहर लाके आपको बराबर का मौका दें। अरे ये कोई मैच थोड़ी ना हो रहा है क्रिकेट की, दोनों टीम सामने खड़ी होगी बराबरी से। अरे भाई आपकी हरकत ऐसी क्यों है कि आप जेल में जाते? और फिर 10-11 साल से आप ऐसा क्या कर रहे थे कि आखिरी के 2-3 महीने आपको प्रचार करने की जरूरत पड़ेगी? अगर आपने 10-11 साल कुछ नहीं किया, आप 2 टर्म सीएम रहे, उसके पहले भी थोड़े टाइम के लिए सीएम रहे थे 14 में, ठीक है? अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो बाहर रह के 3 महीने भी आप क्या कर लोगे? और आप जेल में हो, आपकी पूरी पार्टी जेल में नहीं है, आपके एक मुख्यमंत्री आपने नियुक्त किया, आपके बाकी मंत्री भी हैं, तो वैसे भी कोई मैच नहीं है। क्या है ना, झूठ चल रहा था थोड़े टाइम तक, अब रतन झूठ जी, आप खत्म हो इसे गया। कैसे देखते हैं? रतन जी, आप कैसे देखते हैं इसे? क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी वालों के साथ में हो चुका है, उन्हें ईडी का धमकी देके उन्हें पार्टियों में, बीजेपी में शामिल करना, चुनाव प्रचार के वक्त बड़े-बड़े नेताओं के खाते, बैंक को सीज कर देना, बैंक के खातों को सीज कर देना। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो दिक्कत है, वो कांग्रेस के शीर्ष नेता भी, प्रवक्ता, नेता देख चुके हैं। तो आप इसे कैसे देखते हैं कि ये जो दिल्ली में जो कंपटीशन था आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच, क्योंकि बीजेपी के सारे शीर्ष नेता प्रचार कर रहे थे लेकिन आम आदमी के नहीं कर पा रहे थे, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, उसका उदाहरण तो आप महाराष्ट्र में अगर बैठे हैं, तो महाराष्ट्र उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देश जी। के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भोपाल से हुंकार भर रहे थे। बाकायदा नाम गिनवा रहे थे, 70,000 करोड़ का एनसीपी का घोटालेबाज अजीत पवार, जिसे हम जेल में डालने का काम करेंगे। मात्र 24 घंटे के अंदर वही अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में सरकार में हिस्सा ले लेते हैं और उप मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद ले लेते हैं। तमाम नारायण राणे हो, प्रताप सरनाईक हो, बहुत सारे नाम है, भावना गौली हो, प्रफुल्ल पटेल हो, बहुत सारे नाम है महाराष्ट्र से और देश से, जो ईडी सीबीआई के दायरे में थे, जिनके ऊपर जांच चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनकी जांच पूरी तरीके से बंद हो गई। आज राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया जी को लगातार ईडी के कार्यालय में बैठाया गया, उनसे पूछताछ की गई, कुछ नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी डराने का काम करती है, डरा धमका के अपने साथ लाने का काम करती है और बाकी कुछ नहीं कर सकती। आप देखिए ना, यही लोग थे ना, इनकी जो एक सिलेंडर वाली बाई थी, जो बोलती थी कि अमेठी में एक चपरासी को उतार दिए, जो इसकी औकात नहीं मेरे सामने चुनाव लड़ने की, अगर राहुल गांधी जी के अंदर हिम्मत है तो वो आइए चुनाव लड़िए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हमारा कांग्रेस का एक छोटा-सा कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, वो वही स्मृति ईरानी को घर पे बैठाने का काम करेगा, वही हुआ। हमने अमेठी भी जीता, हमने रायबरेली भी जीता और हमने मजबूती से लोकसभा में चुनाव जीता है लेकिन और राहुल निश्चित तौर गांधी पे अभिषेक अमेठी जी से भाग गए, नहीं, देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ, वो नहीं आए, कोई वो भागा नहीं, सिलेंडर वाली बाई के कोई सामने नहीं भागा आए। नहीं दूसरी है, बात, हार हुई मैं तो उनकी, बोल रहा हूँ। सिलेंडर वाली बाई ने उनको हराया अच्छे से। जब बोला गया था चलिए वोट चलिए मिलता ही ना, अभिषेक जी, हार हुई है ना, सिलेंडर वाली बाई के सामने राहुल गांधी आए या नहीं आए, लेकिन हारे तो कांग्रेस से ही हारे ना, कांग्रेस के ही उम्मीदवार ने हराया। आपसे एक मेरा सीधा सवाल है अभिषेक जी, जिस तरीके से चुनाव के दौरान, दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने शीश महल का मुद्दा उठाया था बहुत जोर शोर से, जो कि सीएम हाउस है, क्या अब बीजेपी के जो सीएम होंगे वो उस शीश महल में जाएंगे? नहीं जाएंगे। मैं आपसे अभी बोल देता हूँ और इसी आधिकारिक रूप पे भी आ चुकी बात, वो नहीं जाएंगे। वो महल जो है ना, वो बहुत ही एक एक बहुत ही गंदा खेल खेला है। शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी कांग्रेस की, तो उनके 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 बंगले पे सीएम के 12 एसी लगा था। उस चीज को केजरीवाल बोल बोल के राजनीति में आए थे कि ये इतनी भ्रष्ट है, इतनी करप्ट है, 12 एसी लगाया। इस व्यक्ति इस व्यक्ति के शीश महल में 40 से ज्यादा, एक एक बाथरूम में 2-2 एसी था। तो आज ये इतना घटिया इंसान ने इतना गंदा काम किया है, जिस तरीके से इसने पैसे अरबों रुपए जनता के खर्च किए हैं और शीश महल बनाया है, वो शीश महल में ये खुद भी नहीं जाएगा और हमारे मुख्यमंत्री भी नहीं जाएंगे। ये आने वाला समय कुछ दिनों में हमें दिखाई दे जाएगा।
रतन जी क्या कहेंगे? शीश महल में सीएम नहीं जाएंगे, दिल्ली के जो नए सीएम होंगे वो शीश महल में नहीं जाएंगे। 12 एसी के बजाय 40 एसी लग गई। और ऐसे में अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का जो सीएम हाउस है वर्षा बंगला, अभी तक मुख्यमंत्री उसमें शिफ्ट नहीं है, जिसको लेकर काफी कवायद हुई, काफी राजनीतिक चर्चाएं भी हुई थी, जिसके बाद ये कहा गया कि एकनाथ शिंदे जल्द ही उसको खाली करेंगे, फिर देवेंद्र फडणवीस शिफ्ट होंगे। अब दिल्ली में फिर सीएम हाउस क्या नया बनेगा या कुछ और होगा? आप देखिए ना, इन्होंने आज शीश महल में न जाने की बात की आपके चैनल पे। मैंने साधुवाद करता हूँ ऐसे ऐसे प्रवक्ताओं को, ऐसे नेताओं को मैं हृदय से साधुवाद करता हूँ कि आपने इसका खंडन किया, आपने ये मान लिया कि हम शीश महल में बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी अपने लिए जो विस्टा हाउस बनवाए हैं, जो प्रधानमंत्री कार्यालय बनवाए हैं, क्या शीश महल से महंगा नहीं था? वो भी तो जनता के पैसे से बनाया नहीं गया नहीं था। नहीं रतन जी, आपको ये समझना चाहिए, प्रधानमंत्री का एक प्रेरोगेटिव होता है, एक प्रेरोगेटिव होता है, एक चीज होती है, उनका अरे कार्यकाल वो ऐसा होता है, मुख्यमंत्री का भी उनकी होता है ना भैया। कार्य ऐसा नहीं नहीं एक नहीं एक तो एक शहर के मुख्यमंत्री का भी तो मुख्यमंत्री का होता नहीं है। होता है, नहीं होता है, ऐसा नहीं होता मुख्यमंत्री है। का भी होता है। आप अब महाराष्ट्र बिल्कुल में नहीं, बताइए ना कि वर्षा मैं बंगला, तो आप वर्षा बंगला क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्या एकनाथ शिंदे जी से ले आप लोग रहे डर रहे हैं? ले नहीं, एकनाथ शिंदे जी बहुत पहले खाली कर चुके हैं, ये किसी को पता नहीं है क्या? बहुत नहीं समय तो हो क्यों नहीं चुका है जा रहे हैं? एकनाथ शिंदे जी क्यों उसमें कुछ क्यों नहीं जा कुछ रहे हैं बताइए? अरे भाई, उनके पास ऑलरेडी एक सागर बंगला है जिससे वो काम कर रहे हैं, नहीं थोड़े समय में अपने मुख्यमंत्री का हिसाब से बंगले की अलग अरे बात होती चले है। जाएंगे। अरे महाराष्ट्र भाई का वो चले इतिहास रहा है जाएंगे। कि कोई भी मुख्यमंत्री बनता है उस बंगले में जाता है। देवेंद्र जी वर्षा बंगलों में चले जाएंगे। ये क्या कोई इसकी वजह से काम रुक रहा है कि कुछ हो रहा है कि महाराष्ट्र में तकलीफ आ रही है? वो शिफ्ट हो जाएंगे, उनका समय, आप उनकी बताइए मुहूर्त, उनकी दिल्ली सोच। में मुख्यमंत्री सीएम हाउस बनाने के लिए जनता के पैसे एक बार फिर बर्बाद किए जाएंगे? नहीं, ये कौन कहता है? दिल्ली में लुटेन जोन है, उसमें से कोई एक बंगला, जैसे शीला दीक्षित रहती थी, मैं खुल के बोलूंगा, चलिए बहुत चलिए अच्छे से देखते रहती हैं थी, वो रहती थी, एक बंगला अभिषेक जी, अलॉट हो रतन जाएगा, जी, फिर से ऐसा कुछ नहीं होगा। रतन जी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या शीश महल में दिल्ली के नए सीएम शिफ्ट होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि आखिर उनको किस बंगले में शिफ्ट किया जाता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी को दिल्ली की जनता ने एक बार फिर सत्ता की चाबी सौंपी है और बीजेपी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। श्रद्धा, जिस तरीके से ये आज चर्चा है कि बीजेपी दिल्ली में पूरे एक्शन मोड में है, तो क्या-क्या कुछ एक्शन प्लान अब तक बीजेपी ने तैयार किया है, उस पर हम चर्चा कर लिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि श्रद्धा, अभी तक बीजेपी वहां पर मानसून को लेकर तैयारी, खाका तैयार हो चुका है कि मानसून के दौरान जिन इलाकों में जो है जल जमाव होते हैं, उन इलाकों में किस तरह से इस बार जल जमाव की समस्या से निपटा जाए। और दूसरी चीज, गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले दिल्ली के उन तमाम लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत कैसे लाया जाए, इन तमाम चीजों पर विचार विमर्श और दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं वो कार्य शुरू कर चुके हैं। अभिषेक जी, रतन सर, प्रदीप सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने के लिए। धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ। तो देखा आपने किस तरीके से दिल्ली में बीजेपी की सत्ता आई है दोबारा। देखते हैं क्या कुछ दिल्ली में होंगे बदलाव। जल्द से जल्द सीएम का चेहरा दिल्ली में किया जाएगा घोषित।